जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम अपना अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे अध्याय 2 का नाम है बहुपद। ये जो हमारा लेसन है बहुपद लेसन जो है तो ये हमारी बीज गणित पर आधारित है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले क्या होता है कि जब हम कोई नया लेसन स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्रश्नावली में चले जाते हैं, उसकी बेसिक डिटेल्स पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमें वो लेसन क्या होता है कि बहुत पेचीदा सा लगने लगता है और फिर हमारा जो मन होता है वो पढ़ाई से धीरे धीरे हटने लगता है, हम उससे किनारा काटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखो, इन सारी परेशानियों से बचने का एक ही रीज़न है, आप उसकी बेसिक जानकारी सबसे पहले कलेक्ट करिए। जब आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी तो आपको वहाँ से भागने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बीज गणित होती क्या है, किस प्रकार से इसका संबंध हमारी बीज गणित से है, यानी बहुपद का संबंध किस प्रकार से बीज गणित से है। तो चलिए, बीज गणित को हम अंग्रेजी भाषा में अलजेब्रा कहते हैं। बीज गणित को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। थोड़ा सा बीज गणित के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारी बीज गणित है, तो बीज गणित से साधारणतः तात्पर्य उस विज्ञान से होता है जिसमें संख्याओं को अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जैसे इसमें क्या होगा कि जो संख्याएं हमें अज्ञात रहेंगी, तो अज्ञात संख्या को हम यहाँ चर राशि मानते हैं, ठीक है ना। अज्ञात को क्या मानेंगे? चर राशि। तो यहाँ पास इसीलिए बोलता है कि किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है, परंतु संक्रिया चिन्ह वही रहती है। संक्रिया चिन्ह का मतलब जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वो सारे चिन्ह वही रहते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग अंक गणित में होता है। अब देखिए, हम इसके आगे देखते हैं कि मोटे अर्थ में बीज गणित गणित की उस शाखा को कहते हैं जिसमें संख्याओं के गुणों और उनके पारस्परिक संबंधों का विवेचन सामान्य प्रतीकों द्वारा किया जाता है। ये प्रतीक अधिकांशतः अक्षर, चर राशियां A, B, C। पता है हमें कि चर राशियों को किससे व्यक्त किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर A, B, C से लेकर X, Y, Z और संक्रिया चिन्ह यानी जो हमारे ऑपरेशन साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है प्लस माइनस, गुणा, और एक अगला चिन्ह काहे का होता है? भाग का चिन्ह होता है। तो इनके माध्यम से हम उनको व्यक्त करते हैं और इनके मध्य संबंध को बताने के लिए जो हमारे संबंध सूचक चिन्ह होते हैं वो होता है बराबर, फिर बड़ा और छोटा। इनकी सहायता से देखिए कुछ इस प्रकार से हम इनको बीजी व्यंजकों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। जैसे x² + 3x बराबर क्या हो गया? 28। तो यहाँ पास देखिए यक्स क्या है? हमारी चर राशि है, ठीक है ना। इसकी घात कितनी है? 2 है। यहाँ पास देखो घात के रूप में हमने काहे का इस्तेमाल किया है? ऋणोत्तर पूर्णांक का इस्तेमाल किया है। तो जब ऋणोत्तर पूर्णांक का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखो बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्योंकि बहुपद और समीकरण में बस यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो हमारा बहुपद होता है उसमें समीका या बराबर का चिन्ह बीच में नहीं होता, उसमें LHS और RHS नहीं आते। लेकिन जो हमारे समीकरण होते हैं उनमें समीका का चिन्ह जरूर लगा होता है। इसके बाद ये जान लेते हैं कि जो पद या जिसको हम टर्म कहते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि बहुपद अनेक सारे या बहुपद जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। तो ये जो बहुपद में पद शब्द आता है या टर्म आता है, तो देखो ये होता क्या है। तो देखो, सामान्य संख्याओं के प्रतीक एक या अधिक अक्षरों और किसी संख्या के गुणनफल को पद यानी टर्म कहते हैं। जैसे 3a² b -4a, फिर अगला हो गया x अर्थात 1x। देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ a का गुणांक कितना है? -4 है। यहाँ a² b का गुणांक कितना है? 3 है। इस प्रकार से जब ये एक एक वैल्यू लगे होंगे या लिखे होंगे, इनके बीच में कोई योजक चिन्ह या कि अंतर का चिन्ह नहीं होगा तो हम उनको क्या कहेंगे? पद कहेंगे, ठीक है। आप इनकी जो छोटी छोटी डिफिनीशन है वीडियो को रोक करके उनको लिख सकते हो, आगे आपको बहुत काम आएंगे। इसके बाद हम ध्यान लेते हैं कि ये बीजी व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो बीजी व्यंजक को हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। बीजी व्यंजक अलग चीज है और बहुपद अलग चीज है। हम दोनों चीज को इसमें डिफाइन करेंगे कि क्या है बीजी व्यंजक और क्या है बहुपद। ठीक है, तो चलिए बीजी व्यंजक को हम जान लेते हैं। बीजी व्यंजक को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको कहते हैं, यानी चरों और अचरों के गुणनफल से जो पद बनते हैं उन्हें हम बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे -3x/, फिर दूसरे नंबर पे हो गया x/z, फिर 5x इत्यादि। देखो यही पास में समझा देता हूं कि बीजी व्यंजक और बहुपद जो होता है, देखो यहाँ दोनों चीज लिखा है, बीजी व्यंजक लिखा है ऊपर और नीचे लिखा है बहुपद। इनमें दोनों में डिफरेंस ये होता है, जैसे हो गया x की घात 3/2, ठीक है, फिर लिखा है कहीं धन 5, तो ये क्या कहलाएगा? एक बीजी व्यंजक कहलाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद न कहलाने का रीजन सिर्फ इसकी ये घात है। ठीक है, जो हमारी बहुपद की घात होगी, जैसे x की घात 3 धन 5, ये क्या है? एक बहुपद है। लेकिन ये क्यों बहुपद नहीं है? सिर्फ इसका यही एक रीजन है कि देखिए जो हमारी घात है तो यहाँ पास पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो बस यही डिफरेंस होता है बीजी व्यंजक और बहुपद में। तो बीजी व्यंजक की जो घातें होंगी वो परिमेय संख्या भी हो सकती है, यानी भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। लेकिन जो हमारा बीजी व्यंजक होगा, बीजी व्यंजक की घात हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या। हमेशा ध्यान रखिएगा, बीजी व्यंजक की घात हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। लेकिन जो नहीं, बीजी व्यंजक की घात नहीं है, थोड़ा हमने मिस्टेक बोल दिया। बहुपद की घात हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। और बीजी व्यंजक की घात परिमेय संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी और बीजी व्यंजक की घात हमारी परिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, किसमें? बहुपद और बीजी व्यंजक में। तो देखो सभी बहुपद बीजी व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं। ये बात को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं बहुपद पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो व्यापक रूप में एक या अधिक पदों वाला कोई भी व्यंजक, देखो यहाँ पास व्यंजक आ गया ना, मतलब बहुपद व्यंजक होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो व्यापक रूप में एक या अधिक पदों वाला कोई भी व्यंजक जिसमें चर के घातांक केवल ऋणोत्तर पूर्णांक हो। यहाँ देखो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब यही है, पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसकी चर के घातांक हमेशा क्या हो? ऋणोत्तर पूर्णांक हो, यानी पूर्ण संख्या हो, एक बहुपद कहलाता है। अथवा हम इसकी एक सरल सी भी डिफिनेशन जान लेते हैं यहाँ पास। इसको कह सकते हैं कि चर एवं अचर के पदों के समूह को बहुपद कहा जाता है। इसकी एक सरल सी डिफिनेशन है कि चर एवं अचर के, जैसे चर क्या हो गया? x+2 हो गया, है ना। तो देखो यहाँ एक चर है, दूसरा क्या है? अचर है। इसको हम क्या कह सकते हैं? बहुपद कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसकी जो घातांक है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है ना। यहाँ x की घात कितनी है? 1 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ना कि यहाँ x की घात 1/, यदि 2 होती +2 होता तो इसको हम बीजी व्यंजक कहते, ना कि हम इसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी घात एक परिमेय है, ठीक है ना। तो जब इसकी परिमेय घात हो जाएगी तो ये क्या कहला जाएगा? बीजी व्यंजक कहला जाएगा। जब इसकी घातांक क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, तब क्या कहला जाएगा? बहुपद कहला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पास हम बहुपद की एक तीसरी डिफिनेशन भी लिखे हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों में शामिल कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यहाँ भी एक ये बहुपद का गुण है कि बहुपद के जो पद होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को हम क्या कह सकते हैं? बहुपद कह सकते हैं। देखिए यहाँ पास जैसे कि एग्जाम्पल 5x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 4x², फिर यहाँ अगला है y³ प्लस y² प्लस yz। ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके बहुपद कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि जितने भी इनके घातांक हैं वो सभी क्या हैं? पूर्ण संख्या, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पास हमने बहुपद और बीजी व्यंजक में जो डाउट होता है उसको क्लियर करने के लिए एक नोट भी यहाँ व्यक्त कर दिया है
कि सभी बहुपद बीजी व्यंजक हो सकते हैं। सभी बहुपद क्या हो सकते हैं? बीजी व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। मतलब जितने भी बहुपद होंगे, हम जितने भी अपनी बुक में बहुपद पढ़ेंगे वो सभी बीजी व्यंजक हैं, लेकिन जितने टाइप के बीजी व्यंजक होते हैं वो सारे बहुपद नहीं होते हैं। क्यों? यही है घातांक के कारण कि x की घात यदि 3/2 हो गया प्लस 5 हो गया, ठीक है, तो देखो यहाँ x की घात क्या हो गई? 3/5 यानी क्या हो गया? ये एक परिमेय हो गई, तो ये क्या है? अब बहुपद नहीं, ये क्या है? एक बीजी व्यंजक है, ठीक है। लेकिन यदि केवल x की घात 3 प्लस और 5 है तो ये क्या है? एक बहुपद भी है और बीजी व्यंजक भी है, ये दोनों चीज है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं ये गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड को हम बोलते हैं फैक्टर। गुणनखंड को ही क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो दो या अधिक पदों के गुणनखंड से, कितने से? दो या अधिक पदों के गुणनफल से, ठीक है ना। जैसे मान लो कि दो, एक ये हो गया और ये हो गया दो, चाहे दो हो चाहे x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है ना। देखो यहाँ दो है, यहाँ कितने हैं? 3 है। तो दो या अधिक पदों के गुणनफल से, अब इनका जब गुणनफल हम करेंगे, ठीक है ना, तो गुणनफल से एक पद ही प्राप्त होता है, एक पद ही प्राप्त होता है। तो गुणा किया जाने वाला प्रत्येक पद गुणनफल वाले पद का गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। तो देखो इसकी विधि होती है गुणनखंड करने के लिए। गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड विधि ही एक बनी हुई होती है। तो किसका गुणनखंड करते हैं? बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो इसके हमें दो गुणनखंड मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो दो या अधिक पदों के गुणनफल से, ठीक है ना, देखो ये दो ठो पद हो गए, इनके गुणनफल से एक पद ही प्राप्त होता है, यानी गुणा किया जाने वाला प्रत्येक पद गुणनफल वाले पद का गुणनखंड या फैक्टर कहलाता है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। आप इसको वीडियो को रोक करके इन सारी डिफिनीशंस को लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, अपनी नोटबुक में कॉपी कर लोगे आप, तो आगे पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। अब इसके बाद है बहुपद की पहचान। देखो हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे? तो यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो लिख दिए x की घात 2 धन 5, तो देखो इसकी घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। हमेशा कैसा होना चाहिए? यदि मान लो कि x की घात -2 प्लस 5 लिख दिए तो फिर ये बहुपद नहीं है, ये बीजी व्यंजक हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ इसकी जो घात होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो वो बहुपद कहलाएगा। ये हो गई बहुपद की पहली पहचान। अब देखिए बहुपद की दूसरी पहचान होती है कि यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कि x की घात सबसे पहले क्या हो गई? भिन्न हो गई 3/2, तब ये बहुपद नहीं है, ये बीजी व्यंजक है। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे x की घात -2, तब ये बहुपद नहीं, ये बीजी व्यंजक है। या ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे मान लो कि क्या लिखा है इसकी घात में? x की घात √3 लिखा है। क्या लिखा है? x की घात √3 लिखा है, तब ये बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। ये हो गई बहुपद की दूसरी पहचान। देखिए यहाँ पास आगे कुछ उदाहरण भी हमने लिख दिया है। पहला है x² - x + 0 एक बहुपद है क्योंकि x का घात धनात्मक है। देखो यहाँ x की घात क्या है? 2 है, धनात्मक है, तो ये बहुपद है। फिर देखो लिखा है x² + √2 एक बहुपद है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x की घात कैसी है? धनात्मक है, ठीक है। फिर देखो लिखा है √x + √2 ये बहुपद नहीं है क्योंकि x का घात परिमेय संख्या नहीं है। देखो यहाँ पास x किस में है? यहाँ अपरिमेय को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? हमारा बहुपद नहीं है। फिर है 2 + x⁻², ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? ये एक क्या है? बीजी व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी घात यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं बहुपदों की घात, यानी बहुपदों की घात हम कैसे निकालेंगे। तो बहुपदों में चर का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे मान लो कोई बहुपद दिया है और उसकी जो सबसे बड़ी चर की घात होगी, अचर की घात नहीं गिनते। हमेशा हम बहुपदों की जब घात ज्ञात करते हैं तो कौन सी घात ज्ञात करते हैं? जो चर होता है उसकी घात को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो देखो हमारा बहुपद हो गया 3x² + 2x + 5।
ठीक है, इसमें चर क्या है, x है। देखो दोनों चर समान हैं, तो इसकी अधिकतम वैल्यू या अधिकतम घात कितनी है, घात की अधिकतम वैल्यू 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे देख लेते हैं घात के आधार पर बहुपदों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इस चैप्टर में हमको देखना है। ठीक है, तो घात के आधार पर जो हमारा पहला बहुपद होता है वो होता है शून्य बहुपद। इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। आप इसकी स्पेलिंग, नाम सब कुछ ध्यान में रखेंगे। क्या बोलते हैं इसको, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल्स। देखो जो हमारी संख्या शून्य होती है ना, गणित का जो हीरो होता है वो होता है जीरो, तो जो हमारे मैथ का हीरो होता है वही शून्य बहुपद होता है। ध्यान रखिएगा, गणित का हीरो शून्य बहुपद, गणित का हीरो शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को ही हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दूसरा जो हमारा घात के आधार पर है बहुपद वो है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को ही हम बोलते हैं लाइनर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखो एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है या जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस बी, जहां a बराबर नहीं 0। ठीक है ना, जहां a बराबर नहीं 0, यानी यदि a की वैल्यू मान लो 0 हो जाती है तो 0 गुणे क्या हो जाएगा, x प्लस b हो जाएगा, है ना। तो देखो इसका पूरा का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचा, b बचा। तो अब यहाँ पास देखो जो हमारा a और b है, पहले ये जान लो कि ये a b होता क्या है। तो जहाँ a b वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जब मान लो कि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पास ये चर पूरी तरह से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जब चर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो फिर क्या ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिसकी बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, रैखिक। रैखिक का मतलब 1 होना चाहिए, तो जब ये बहुपद में चर खत्म हो जाएगा तो उसकी घात कहाँ से 1 होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ कंडीशन क्या होती है, a बराबर नहीं 0। यदि आपसे कोई पूछता है कि a और b क्या है तो a और b वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के बारे में आपने एक अध्याय में अच्छे से पढ़ा है। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय। ठीक है, अब देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है ax प्लस 3, जहाँ a बराबर नहीं 0। ठीक है ना, ये उसी का एग्जाम्पल दे दिया गया। जैसे हम लिख देंगे 4x प्लस 3, लेकिन हम 0x प्लस 3 नहीं लिखेंगे कि यदि ये 0x हो जाएगा तो यहाँ फिर इसकी पूरी वैल्यू 0 प्लस 3 थोड़ी ना कोई रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ फिर सिर्फ कितना बचा, 3 बचा, सिर्फ अचर पद बचा। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि a की जो वैल्यू होगी वो 0 से अधिक होगी या तो फिर 0 से कम होगी, मतलब ऋणात्मक होगी, जैसे -2x धन 3, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा नंबर है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी 2 घात वाली बहुपदों को द्विघात बहुपद कहा जाता है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अब इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, जहां a बराबर नहीं 0, तथा एक चीज यहां छूट गया है तो हम लिख दे रहे हैं कि तथा यहां पास a b व c ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। a b व c ये तीनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कंडीशन क्या लगती है, a का मान 0 से अधिक होगा। यदि ये 0 हो जाएगा ना, देखो a यदि ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा विलुप्त हो जाएगा, तो फिर bx प्लस c बचेगा, तो फिर ये रैखिक बहुपद कहला जाएगा ना। इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं होती। b की 0 हो सकती है, c की 0 हो सकती है, लेकिन a की 0 नहीं होगी। ठीक है, a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखो इसके 2 शून्यक भी होते हैं। ठीक है, इसके कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो पहले शून्यक को हम अल्फा से दर्शाते हैं। देखो इस तरह बनाएंगे, इसको अल्फा बोलेंगे। देखो आप लोग बनाना सीख लो, ये है हमारा अल्फा। ठीक है ना, ये ग्रीक अक्षर होते हैं। और दूसरा होता है बीटा, इस प्रकार इसको बीटा बना देंगे, इससे व्यक्त किया जाता है। अब देखो हमारा शून्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, श्रीधराचार्य विधि का जो सूत्र है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये किसका सूत्र है? श्रीधराचार्य का। क्या करने के लिए? शून्य की जांच करने के लिए। किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था। अब देखो शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन सा हुआ? अल्फा हुआ और दूसरा क्या हुआ? बीटा हुआ। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। आप इन सारे सूत्रों को अभी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको चैप्टर में लगाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो यदि आपसे पूछे कि ये b क्या है, तो यहाँ पास देखो b क्या है? यक्स का गुणांक है। b क्या है? यक्स का गुणांक है। और a क्या है? a आपका यक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पास यदि आपसे कोई पूछे b क्या है, तो b यक्स का गुणांक है। a क्या है? a यक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अब यदि आपसे कोई पूछे कि c क्या है, देखो यहाँ पास c क्या है? अचर पद है। c क्या है? अचर पद है। और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। x क्या है? वो a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखो यहाँ पास लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इस प्रकार से इसके शून्यकों का यदि हम गुणनफल की बात की जाए, अब आगे हम देख लेते हैं इसके जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अल्फा माइनस यक्स इंटू बीटा माइनस यक्स। क्या हो जाएगा इनका गुणनफल? अल्फा माइनस यक्स इंटू बीटा माइनस यक्स। आप इस सूत्र को भी नोट कर लेना, ये सारे सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब की जरूरत आपको इस लेसन में पढ़ने वाली है। इसके बाद आ जाता है हमारा त्रिघात बहुपद। इसके बारे में थोड़ा कुछ ही हमें पढ़ने को मिलेगा इस लेसन में। इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी तीन घात वाले, यानी जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है उसको हम पढ़ेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, बराबर नहीं 0। फिर एक कंडीशन और लिख देंगे, कंडीशन यहाँ ये लिखनी है कि जहां ए बी सी व डी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना, यहाँ पास भी वही कंडीशन लगती है। भाई देखो a की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो ये वाला विलुप्त हो जाएगा, फिर बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 0 से बड़ी होगी या तो फिर माइनस a में होगी। इसके 3 शून्यक होते हैं। पहले शून्यक को बोलते हैं अल्फा। किसके 3 शून्यक होते हैं? त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। ठीक है, तो पहले शून्य को बोलते हैं अल्फा, दूसरे शून्य को बोलते हैं बीटा, तीसरे शून्य को बोलते हैं गामा से व्यक्त किया जाता है। तो इसके टोटल कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। अब इसके गुणों की चर्चा की जाए तो देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग फल बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। ठीक है, तो माइनस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, इसके बाद इसके गुणनखंड की बात की जाए या शून्यकों का गुणनफल किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू वो गामा इंटू अल्फा। हमने थोड़ा गलत पढ़ दिया, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। यानी देखो ये अल्फा बीटा गामा ये किस क्रम में है? चक्री क्रम में। अल्फा बीटा, फिर बीटा के साथ गामा और गामा के साथ अल्फा। ये कौन सा क्रम कहलाता है? बीजगणित का चक्री क्रम कहलाता है। तो जनरली इनको चक्री फॉर्म में ही रखा जाता है। तो इसका जो सूत्र आ जाता है वो क्या आ जाता है? सी अपान ए। सी किसका गुणांक है? यक्स का गुणांक है। और ए किसका गुणांक है? यक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सूत्र बन जाता है वो बन जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद। अचर पद क्या है? डी। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद डी बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या होता है? ए होता है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पास एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ जनरल फॉर्म इसका लिखा है तो वैसे लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ये किसका एक उदाहरण हो गया? त्रिघात बहुपद का उदाहरण।
अब चलिए आगे हम पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण देख लेते हैं। किसके आधार पर? पद यानी टर्म के आधार पर भी बहुपदों को बांटा जाता है। तो जो पहला होता है एक पदी बहुपद, इसको मोनोमियल बोलते हैं। एक पदी बहुपद को क्या बोलोगे आप? मोनोमियल बोलोगे, यानी जिसमें सिर्फ एक पद होता है। डिफिनीशन देखते हैं, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, यानी जिसमें सिर्फ एक पद होगा, सिंगल पद होगा, उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे क्या हो गया? 3 हो गया, यक्स हो गया, यक्स स्क्वायर हो गया आदि। ये सभी कैसे बहुपद हैं? एक पदी बहुपद है, जिसमें कितने पद हों? एक पद हों, वो एक पदी बहुपद, यानी इनमें योग ना हो। जैसे यक्स प्लस 2 हो जाएगा तो द्विपदी हो जाएगा। सिर्फ यक्स, या कि सिर्फ 5, या कि सिर्फ 4, या कि यक्स क्यूब, या यक्स की घात 5, ये सभी क्या है? एक पदी हैं। दूसरा है द्विपदी बहुपद, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, द्विपदी को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, यानी दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा है देखो, यक्स धन 2 द्विपदी, x माइनस 5 द्विपदी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 द्विपदी, क्योंकि एक और ये दो, एक और दो, एक और दो, योग और अंतर के साथ ये जुड़े रहेंगे। यक्स क्यूब माइनस 2, चाहे यहाँ पास लिख दो यक्स की घात 100 प्लस 5, ये भी क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद। यहाँ घात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब अगला है त्रिपदी बहुपद, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, यानी 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें कितने पद हों? 3 पद हों, उसको त्रिपदी। जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। कितने पद हैं इसमें? टोटल 3 पद हैं। 3 पद हैं तो त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इस प्रकार से देखो एक दूसरा उदाहरण भी है। देखो इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है ना, तो ये भी कैसा बहुपद कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें 3 पद दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारी इसकी भूमिका जो है इंट्रोडक्शन खत्म हो जाती है। यदि आप इतनी सारी चीज़ों में क्लियरेंस पा जाते हो तो आपको इस लेसन में किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा, परेशानी, समस्या नहीं होगी। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करिए, यानी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद।